Okay, so Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So आज जो है हम लोग बात करेंगे क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप CAPF को आप आगे कंसिडर करना चाहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब एट द सेम टाइम इसमें भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं एज फार एज पेपर 1 एंड पेपर 2 कंसर्न। तो उस हिसाब से हम लोग आज वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, कौन कौन से एरियाज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप जो है बॉर्डर लाइन की जगह यू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। अंडरस्टूड? सो द वील बी टॉकिंग अबाउट दैट अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आई होप आपने सभी ने पेपर वेपर तो सब भर दिया होगा। दैट इज 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसीज 159 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा वी हैव 5th मई 2021 इज द लास्ट डे ऑफ फिलिंग दिस एप्लीकेशन। तो आज जो है 5th मई है, तो आज आई होप आपने इससे पहले ही भर दिया होगा अपना पूरा का पूरा एग्जाम एप्लीकेशन। और साथ ही साथ 8th अगस्त इज द जजमेंट डे वेयर यू विल बी सिटिंग फॉर 5 आवर्स एंड गिविंग दिस एग्जाम। ठीक है, ओके। नाउ we have complete courses for paper 1 as well as for paper 2. आपको कोई भी क्वेरी आती है, there is a number description में, आप WhatsApp कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, and we are happy to help you out. We have complete courses for paper 1 as well as paper 2, as well as we have complete test series for paper 1 and paper 2. If you willing to go for it, just go for it. चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए CAPF सिविल एस्पिरेंट्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉर्डर लाइन लिखा हुआ है। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम को CAPF के जो टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं 95% जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सिविल एस्पिरेंट्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट यह आता है कि वो जो सिविल एस्पिरेंट्स जो CAPF के टॉपर्स बनते हैं वो कितने लोगों में से बनते हैं वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वो जो पूल है सिविल एस्पिरेंट्स का, मतलब कि सिविल एस्पिरेंट ज़्यादा मैक्सिमम जो सिविल एस्पिरेंट है वो इस पेपर को भरते हैं, लेकिन सिलेक्ट जो होते हैं जो टॉपर बनते हैं सिविल एस्पिरेंट वो बहुत ही हंड्रेड्स में होते हैं, बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं। दैट मीन्स जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स होते हैं वो पेपर तो कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, दे क्लियर द कट ऑफ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, बट कहीं ना कहीं उनके बॉर्डर लाइन केस होने की वजह से दे सी वो मेरिट आउट हो जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्होंने जस्ट अपना वो बैठ के आगे पेपर दे दिया विद फुल ऑफ देयर एफर्ट्स, बट उन्होंने कोई स्पेसिफिक CAPF के ग्रे एरियाज को नहीं पकड़ा। सो ग्रे एरियाज को नहीं पकड़ने की वजह से दे क्लियर द मेरिट, दे क्लियर द कट ऑफ, बट अल्टीमेटली वो मेरिट आउट हो गए थे। सो व्हाट हियर आई एम एम्फसाइजिंग इज कि CAPF सिविल सर्विसेज में कुछ UPSC सेग्रीगेट करता है, कुछ UPSC इंश्योर करता है कि CAPF का जो एग्जाम पैटर्न है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न से अलग हो, नहीं तो फिर क्या होगा, सारे के सारे उसी में कूद जाएंगे, CAPF में भी और सिविल सर्विसेज में भी। सो यही जो पैटर्न है यही हम लोग आज समझेंगे कि कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं वो हमने बात करनी है। अदरवाइज बॉर्डर लाइन केस होने की वजह से अल्टीमेटली हमारे को रिजेक्शन हो सकती है, तो वो चीज को देख लेते हैं। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर CAPF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट रेफर एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर। 6 महीने के करंट अफेयर कर रहे हैं आप, अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा मतलब जून से जनवरी से लेके जून तक या जून के मिड जुलाई के मिड तक, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है जैसे अगस्त 8 को एग्जाम है तो आप जुलाई 8 तक पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। उससे पहले 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं वो आपने प्रॉपरली पढ़ने हैं। सिविल सर्विसेज में आई नो 1 साल का तो बोला ही जाता है, मैंडेटरी है दैट यू हैव टू रेफर 1 साल का करंट अफेयर, बट कई बार 2 साल के भी करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं, तो वो बहुत ही ब्रॉडर आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 साल के भी करंट अफेयर पढ़ लिए तब भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप CAPF के करंट अफेयर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग आपने पढ़ी होगी विजन की मैगजीन, ठीक है, यही जो है सबसे ज्यादा आजकल
लोग प्रेफर करते हैं। विजन की पढ़ ली, इनसाइट के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, यू हैव रेफर्ड अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर पढ़ लिए सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से, बट फिर भी सीएपीएफ के करंट अफेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस की अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, करंट अफेयर जब भी आप सीएपीएफ की तैयारी करने बैठ रहे हैं तो जस्ट रेफर फटाफट वो करंट अफेयर्स जो 6 महीने के हैं सीएपीएफ रिलेटेड, अंडरस्टूड। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, व्हाट बेस्ट यू हैव टू डू इज कि आपने एटलीस्ट 1 साल के डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, डिफेंस स्पेसिफिक 1 साल के। कहीं पर भी ऑनलाइन देख लीजिए, वहां डिफेंस सेक्शन का कोई अगर आपको दिखता है, जस्ट क्लिक इट एंड पूरा का पूरा 1 साल का डिफेंस का देख लीजिए। कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होता, बस उसी के हिसाब से 1 साल के डिफेंस के पढ़ने हैं। क्योंकि मैंने देखा है जो क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, तो करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर ज्यादातर जो है मई, अप्रैल, मई, जून के आते हैं, 3 महीने के करंट अफेयर आते हैं सीडीएस के अंदर भी और सीएपीएफ के अंदर ही भी। बट कुछ और एक्स्ट्रा जनवरी का पूछ लिया, फरवरी का पूछ लिया, इस तरीके से। लेकिन जो डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं वो दे आस्क फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जो कि इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता। तो ये एटलीस्ट आपने अप्रोच अपने पास रखनी है कि मुझे 6 महीना पढ़ना है करंट अफेयर, और साथ ही साथ 1 साल का करंट अफेयर डिफेंस स्पेसिफिक पढ़ना है अपने लिए। विजन का इसमें कोई रोल नहीं है, विजन के आप मैगजीन भी पढ़ लेंगे पूरी अच्छे से, फिर भी देयर इज पॉसिबिलिटी कि यू कैन नॉट सॉल्व दीज करंट अफेयर्स, अंडरस्टूड। क्यों, आगे देखते हैं इसके किस तरीके से। बहुत सिंपल है यार, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आता है नहीं आता तो आप नहीं कुछ कर सकते, उसमें तुक्का ही मारना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉप रैंकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 74th ETI, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो ये इस तरीके से सवाल आते हैं। उसके बाद अगर ये सवाल आपको आते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करंट अफेयर के, तो मैं उस बेसिस पे देखिए फिर कौन सा क्वेश्चन है, देखिए फेड कप हेल्थ अवार्ड 2020। तो इस तरीके के बहुत ही फैक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं सीएपीएफ के अंदर। ये सवाल जो है आपको किसी और मैगजीन जो सिविल सर्विसेज के बेसिस पे बनाई गई है नहीं मिलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर की अप्रोच आपकी वो नहीं चलानी पड़ेगी जो सिविल सर्विसेज की आप अप्रोच चला रहे हैं। यू हैव टू फॉलो समथिंग एल्स फॉर सीएपीएफ करंट अफेयर्स, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए किस तरीके से पर्सन इन न्यूज का करंट अफेयर आता है, पर्सन इन न्यूज का आ गया, देन एबल प्राइज किसको मिला, ये बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही सरफेस करंट अफेयर्स हैं जो सीएपीएफ में आते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से एरियाज हैं दैट यू हैव टू फोकस एज फार एज दी सीएपीएफ करंट अफेयर्स आर कंसर्न। देखिए सबसे पहले अवार्ड्स हो गए, मेडल्स हो गए, ऑनर्स हो गए, प्राइज हो गए। अब ये अवार्ड्स, मेडल, ऑनर्स, प्राइज ये पता नहीं कितने जो है मैगजीन के अंदर मिल जाते हैं, मतलब n नंबर ऑफ अवार्ड्स ये मिल जाते हैं। आपने कौन से पढ़ने हैं, आपने वो पढ़ने हैं जो कि एट द इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया आपको। स्टेट स्पेसिफिक की इस पर्टिकुलर स्टेट ने इस बंदे को अवार्ड दिया, या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस बहुत ही मतलब जो ऐसा हो जो मतलब थोड़े नीचे लेवल के हैं, वो नहीं पढ़ना आपने इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना है, आप नेशनल लेवल पे पढ़िएगा, ठीक है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा रिपोर्ट, इंडेक्सेस, सर्वेज एंड स्टडी, ये सारी चीज़ें आपने नेशनल लेवल पे पढ़नी है। स्टेट लेवल पे कोई भी अगर इस तरीके से आ रहा है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल, एप्स, इनिशिएटिव एट सेंट्रल लेवल, मतलब वही है सेंट्रल लेवल पे जो भी स्कीम्स आ रही हैं। अच्छा वो भी स्कीम्स, वो स्कीम्स जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में है और न्यूज़ में है, उसको रिलीजियसली पढ़ लीजिए। आयुष्मान भारत, एक एक वर्ड उसका अच्छे से पढ़ लीजिए। वी हैव अदर स्कीम्स ऑल्सो जो नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रही है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बट स्टेट स्पेसिफिक कोई स्कीम है वो कोई काम नहीं है उन स्कीम्स का। एप्लीकेशन है, ऐप्स है, ठीक है, इनिशिएटिव्स हैं। अब देखिए कोरोना अभी चल रहा था, या लास्ट ईयर भी कोरोना का चल रहा था, है ना, पैंडेमिक चल रहा था। आप चाहे कोई भी मैगजीन उठा के देख लीजिए, चाहे विजन की देख लीजिए, चाहे कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन देख लीजिए, सीएपीएफ स्पेसिफिक मैगजीन देख लीजिए, सारा कुछ जो आ रहा था वो सारा का सारा कोरोना की कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, कोरोना की कोई मेडिसिन लॉन्च हो गई, किसी स्टेट ने कुछ शुरू कर दिया कोरोना से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कितनी हज़ारों में वो चीज़ें होंगी।
सो वो चीज़ें जो है वो जस्ट अवॉइड इट, रीड दोज थिंग्स विच आर लिटिल बिट यूनिक, और वो एक जिसे कहते हैं ना मोनोटनी वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपने वो पढ़ना है जो नया नया चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वो कोरोना पैंडमिक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनको आप अंदर डिटेल में पढ़ लीजिए, और बाकी जो स्कीम्स है जैसे पर्टिकुलर फिशरी इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मर्स के लिए कोई स्कीम है तो उसको जो है एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स उसके पढ़ लीजिए, दैट इज इट, और ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। इकोनॉमी की बात करें तो बजट सर्वे, इसमें देखिए इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे का 20 में सवाल जब आया था इनविजिबल हैंड के ऊपर, तो वो बहुत ही सरफेस लेवल पे क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक सर्वे सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बजट को भी बहुत अच्छे से, लेकिन अगर सीएपीएफ की बात करें तो बजट 2 पेजेस में कवर कर लेना चाहिए, और सर्वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पेजेस का कोई क्रक्स मिल जाता है, इट इज़ ऑल गुड, अंडरस्टूड। उसके अलावा डिफेंस न्यूज़ हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह मिल जाता है, ठीक है, सो इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप करंट अफेयर से भी वो बहुत ही जो मैगजीन है करंट अफेयर की उससे भी ज़्यादा बेटर करंट न्यूज़पेपर हो जाता है अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करें। उसके बाद पर्सन इन न्यूज़, तो पर्सन इन न्यूज़ में आपने वो पर्सन इन न्यूज़ देखना है जो ऑब्वियसली कहीं पे कुछ सत्ता बदल रही है, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पर्सन इन न्यूज़ मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, इस तरीके से आपने पढ़ना है। प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, अच्छा ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स जो है, डेट्स वाले सवाल सीएपीएफ में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, आप खुद चेक कर सकते हैं। यू विल बेयरली सी कि यार पिछले 5-7 साल के अंदर डेट्स के ऊपर कुछ एक आधा 2 सवाल पूछे होंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट डे है, डेट था, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछा था, क्लियर, ओके। सो डेट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, और अगर आप डेट से रिलेटेड सवाल को अटेम्प्ट करना भी चाहते हैं तो जब आप मैगजीन देखेंगे तो उसमें पता नहीं उस महीने के कितनी सारी डेट्स होंगी जो आपको रेफर करनी पड़ेंगी, सो वो आउटपुट रेशियो सही नहीं बनेगा। सो आप इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट डेट्स को माइनस भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है आपको पढ़ना है ये चीज़, ठीक है। फेस्टिवल, जीआई टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं पूरे इंडिया में करंट लेवल पे वो आप पढ़ सकते हैं। और जो जहाँ तक बुक्स की बात है तो आप याद रखिएगा बुक्स पे क्वेश्चंस जो है जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने बुक निकाली हुई है वहाँ से सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ऐसे जो रैंडम बुक्स निकलती रहती हैं वो फलाने बंदे ने वो निकाल दिया है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ करंट अफेयर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस की। अच्छा साइंस में क्या है, पहली बात तो है कि सिविल सर्विसेज में लगभग 10 से 11, 12, 13 सवाल आ जाते हैं, बट अपने सीएपीएफ में लगभग 25 से 30 सवाल आ जाते हैं, 25 से 30 सवाल आते हैं, मतलब साइंस सीएपीएफ में गेम चेंजर है। वैसे सिविल सर्विसेज में भी है 10 से 12, 13 सवाल इज अ वेरी बिग वेटेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। सीएपीएफ की बात करें तो ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर साइंस में स्टूडेंट जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब पॉइंट इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए इसमें जो सिविल सर्विसेज में है वो जो साइंस होती है वो साइंस एंड टेक होता है, साइंस एंड टेक होता है जिसमें समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर हमेशा होगा, मतलब करंट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे, ठीक है, करंट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे सीएससी के अंदर। बट सीएपीएफ के अंदर मैं आपको बता रहा हूं इट इज कंप्लीटली अ स्टैटिक साइंस सब्जेक्ट। स्टैटिक मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बाहर बिल्कुल देखना नहीं है, ना करंट अफेयर में देखना है ना कहीं और देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर सीएपीएफ में देख रहे हो तो सिर्फ सीएपीएफ में आपको साइंस सिर्फ 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। फिर टाइम मिलेगा तो 8th की एनसीईआरटी को आप देख लेना, ठीक है। और 11th और 12th की एनसीईआरटी तो आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने लास्ट अपनी एक वीडियोस बनाई हुई है साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपने अप्रोच करने हैं, ठीक है। सो 11th 12th के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, और 9th और 10th तो पढ़नी है, बट अगर 8th का भी टाइम मिलता है जस्ट गो विद दैट, ठीक है।
और इसमें जो वेटेज का डिफरेंस है वो भी आपको पता है। सीएपीएफ में साइंस मिनिमम या मैक्सिमम 45 से 50 नंबर की आती है। 45 से 50 आपका सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक आता है जिसमें सब कुछ करंट बेस्ड होता है। बायोटेक्नोलॉजी के सवाल आ गए, जीन थेरेपी के सवाल आ गए, ये सारे सवाल करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। बट यहाँ पे कंप्लीटली स्टैटिक साइंस पूछी जाती है। अंडरस्टूड? तो ये तो हमने पढ़ लिया साइंस। साइंस में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, प्लीज +1 +2 का भी रेफर कर लीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहीं से आपका वो एज जो है यहीं से बनने वाली है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए किस तरीके के सवाल आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय द साउंड वेव्स। ये सिंपल जो +1 की किताब है साइंस की, वहां पे आप देख सकते हैं सिंपल लिखा हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम वहां पे हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद वुड स्पिरिट है, लूसेंट की साइंस से मिल सकता है, +1 +2 की साइंस में मिल सकता है, या 9-10 की साइंस में मिल सकता है। टिंडल इफेक्ट हो गया। ये सारी जो चीजें हैं यू विल फाइंड इन एनसीईआरटी ओनली, नॉट इन एनी अदर बुक। ठीक है, सो साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी देखनी है, सिर्फ एनसीईआरटी। ओके, नाउ इकोनॉमी की बात करते हैं। अब देखिए इकोनॉमी में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप नो डाउट आपने संजीव वर्मा सर की किताब पढ़ी होगी, आपने मृणाल सर के लेक्चर्स देखे होंगे, आप बहुत डीपली स्टडी कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, चाहे वो कोई भी कहीं से भी आप कंटेंट ले रहे हैं। बट वो वाला कंटेंट सीएपीएफ के अंदर जो ट्रेंड देखा जा रहा है प्रीवियसली 3-4 साल से, या पहले भी अगर ट्रेंड देखा गया कभी भी इकोनॉमिक्स के सवाल है, तो वो वहां से नहीं आ रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं। कहां से सवाल आएंगे? ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे जो एनसीईआरटी है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे, यहां से सवाल आएंगे। और यहीं से आपको रेफर करना है, क्योंकि सेम टू सेम वर्बिटिज्म पूछा जाता है। अंडरस्टूड हो गया? तो ये याद रखेंगे। तो लास्ट 3 साल के सवाल जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, बस वो एनसीईआरटी को आपने रेफर करना है। आपने चाहे जो मर्जी किताबें पढ़ी हो इकोनॉमिक्स की, बट यू हैव टू रेफर दोज एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तब बहुत आसानी होगी उन सवाल को निकालने की। अंडरस्टूड हो गया? तो ये चीजें हैं, इकोनॉमिक्स हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में आपने ऑब्वियसली आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा होगा, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, फिर आपने क्या कहते हैं और भी कुछ कोचिंग मटेरियल नोट्स पढ़े होंगे। यू हैव रेफर्ड द शेखर बंदोपाध्याय की प्लास्टिक टू पार्टीशन ऑल्सो, आपने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन वो तब तक अधूरी चीज है जब तक आपने थीम्स नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि अगर ट्रेंड देखे तो थीम से ही सवाल पूछे गए हैं। और एक चीज और भी है, जो थीम्स में चीजें दे रखी हैं 1 2 3 3 थीम्स है हमारे पास, उसमें चीजें दे रखी हैं, कुछ हद तक वो कॉन्ट्राडिक्टरी है विद द मटेरियल दैट यू आर फाइंडिंग इन सम एंशिएंट हिस्ट्री में, जो भी आप रेफर कर रहे हो, जो पुरानी हमने बुक्स पढ़ी हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसीलिए थीम्स पढ़ना अभी जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड ही थीम्स का चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि थीम्स, देखिए थीम्स में अभी भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जो अभी यूपीएससी ने टच नहीं किया है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि अभी भी ये ट्रेंड चलता रहे थीम्स का। अंडरस्टूड? तो आपने थीम्स 1 2 3 तो पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर हो सके तो जो सीडीएस और सीएपीएफ के सवाल है पीवाईक्यूज, वो हिस्ट्री के सॉल्व करेंगे तो शायद और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? एटलीस्ट सीएपीएफ के तो आप देख ही सकते हैं, सीएपीएफ आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो थीम्स वाला एक्स्ट्रा चीज है जो आपने पढ़ना है। बाकी आपने पढ़ा होगा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री का, आपने सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये सारी किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, बट ये वाली चीज तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। अब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आपने नो डाउट नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ी होगी या कोई और एनसीईआरटी पढ़ी होगी आर्ट एंड कल्चर के लिए, नो प्रॉब्लम। बट आर्ट एंड कल्चर सीएपीएफ में इतना ज्यादा मायने रखता ही नहीं है। अगर सीएपीएफ में एक क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर, तो वो जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर पूछ लिया जाएगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर का एम्फसाइज नहीं दिया जाता सीएपीएफ के अंदर। समझ आ गया? तो आपका आर्ट एंड कल्चर कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? थीम से कंप्लीट हो जाएगा, या जो भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी जितनी भी, बट उसके लिए आपको अलग से आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीएपीएफ के लिए। अंडरस्टूड?
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो ज्योग्राफी में बेसिकली क्या है कि आपने ऑब्वियसली हर कोई प्रेफर कर रहा है एनसीईआरटी, +1 की 2 किताबें हैं, +2 की 2 किताबें हैं, ये 4 किताबें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। साथ ही साथ जीसी लियोंग भी आपने पढ़ी होगी। सो दैट इज ऑल सफिशिएंट फॉर ज्योग्राफी। उससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपने जहां तक सीएपीएफ कंसर्न है, ओके। और इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल पूछा जाएगा सीएपीएफ के अंदर, जो कि 2017 में बहुत सारा इन्वायरमेंट का सवाल आ गए थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे बायोलॉजी का जो इन्वायरमेंट सेक्शन है, बायोलॉजी पार्ट 2 12th की है, वहाँ पे 4 चैप्टर हैं इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। वो चैप्टर्स जो हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एनवायरनमेंट। अदरवाइज इतना ज़्यादा जो इन्वायरमेंट की किताबें मिलती हैं वो इतना ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रेफर की होंगी, लेकिन जब आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक आधा घंटा देना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट पे मत दीजिएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। आपने पढ़ा होगा, लेकिन इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के वो चार के चैप्टर हैं वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। देखिए ये एक ऐसा सेक्शन है जहां आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारे 50 नंबर तो फिक्स हो सकते हैं। मतलब 50 नंबर तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 50 में से 50 लाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 40-45 अगर स्कोर कर लेते हैं दैट मीन्स बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है मैथ्स रीजनिंग में। अच्छा, ये भी आपका जो इसमें क्या होता है, आपका सीसैट है, तो सीसैट में क्वालिफाइंग होता है, तो हम लोग कई बार इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं, दे आर नॉट बेसिक लेवल मैथ्स एंड रीजनिंग कि फॉर्मूला यूज़ किया आपका आंसर निकल गया। कुछ ना कुछ उसमें मैथ्स के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कुछ ना कुछ, उस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना लेंदी नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल के आप क्वेश्चंस देख सकते हो, और 5 साल के क्वेश्चंस देखने के बाद यू कैन सी कि मैं कितने सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपके सॉल्व अच्छे हो रहे हैं, 25 सवाल आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, तो उसमें से मान लीजिए आप अच्छे से 20 सवाल कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। PYQs अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप आगे भी सवाल आएंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। अब देखिए मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने रेफर करने हैं। देखिए परसेंटेज एंड एवरेज, मेंसुरेशन हो गया, वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, एज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम ट्रेन्स एंड टाइम वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब ये सारे जो 11 टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आपको करना है, एक टॉपिक भी आपने छोड़ना नहीं है। रीजन क्योंकि यूपीएससी के सामने ये ऑप्शंस पड़े होते हैं, और यूपीएससी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सवाल पूछ लेगा। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस नॉलेज इन सारे टॉपिक्स की रखनी है, बट जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट होता है मेंसुरेशन, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इससे कम से कम 2 या 3 सवाल तो 100% आते हैं हर CAPF के पेपर में। और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो मिनिमम 5-7 सवाल 100% आते हैं, या 4-5 सवाल 100% आते हैं CAPF के अंदर। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी जितने भी टॉपिक्स है, परसेंटेज है, परसेंटेज का जो चैप्टर था ये 2019 में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। पहले इसको पूछा, मतलब इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, तो परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा 19 में आ गए थे सवाल। सो मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि ये 2 चैप्टर तो आपने अच्छे से कर लेने हैं, ये 2 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, लेकिन इसके अलावा जो जितने भी चैप्टर्स हैं इनको आप एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा कि थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड हो गए, थोड़े बहुत सवाल जो हैं कुछ फॉर्मूलाज देख लिया, कुछ सवाल को 20-25 सवाल हर टॉपिक के पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ ली, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। 25 में से 18-20 सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा, 25 में रीजनिंग का भी पार्ट होगा, याद रखिएगा रीजनिंग का भी पार्ट है। तो इस तरीके से आप ये सारे सवाल, एजेस से बहुत सवाल आते हैं, एजेस से हमेशा एक आधा सवाल जरूर पूछा जाता है,
ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था 2000 आई थिंक 18 में पूछा गया था, लेकिन पूछा कैसे गया था कि दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पूछा गया था, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस जरूर पूछा जाता है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स का 2019 में पूछा गया था, बहुत सिंपल सवाल था। तो ये सारा जो है टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा वी हैव रीजनिंग के टॉपिक्स। तो रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे सीरीज, मिसिंग नंबर हो गया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं, अच्छे से पूछे जाते हैं। स्लॉजिज्म, उसके बाद क्यूब एंड डाइस, मिसलेनियस, क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, हमेशा एक एक सवाल पूछा जाता है। अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, लेकिन अब दोबारा से इसका ट्रेंड शुरू हो सकता है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के ऊपर भी एक आधा सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ये सारे 9 टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, सो ये रीजनिंग के है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, अब पेपर 2 जो है, आई होप कि आपने 1-2 साल से आप लगे हो, आपके पास बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, आपने बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी हैं, यू नो द गवर्नमेंट स्कीम, यू नो द आंसर राइटिंग, एवरीथिंग आप समझ रहे हैं, आपके पास कंटेंट भी है, आप लिख भी रहे हैं। लेकिन पॉइंट है कि जो पेपर 2 है हमारा, बहुत सारे सिविल एस्पिरेंट जो पेपर 2 लिखते हैं तो उनका पेपर लिखा नहीं जाता पूरा। एक तो वो पहली चीज़ तो है कि वो पूरा लिख नहीं पाते उस फ्रेमवर्क के अंदर। 300 वर्ड्स का लिखना है तो 300 वर्ड से ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, इस तरीके से रहता है। दूसरी बात, जो पेपर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां आपको स्कोर करना चाहिए और जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग मार्क्स बढ़ जाती है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये है गेम चेंजर, ठीक है। ये गेम चेंजर है क्योंकि ग्रामर जो होता है वो ग्रामर 25 मार्क्स की आती है। सोचिए 25 मार्क्स की आती है। अगर ग्रामर आपकी सही है, आपके कोई नंबर मार्क्स काट नहीं सकता। अगर 25 मतलब आपको आता है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव, एक्टिव, पैसिव वॉइस आता है, नरेशन आता है, कंजक्शंस आती हैं, तो यू कैन, आपको आती है, यू जस्ट राइट इट डाउन, और आपका अगर सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आधा नंबर दे देंगे। तो ग्रामर जो है वो आपको, ये आपका ग्रे एरिया है, यहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना है। आई हैव सीन जो स्टूडेंट्स जो सिविल एस्पिरेंट्स है जो करके आते थे अटेम्प्ट, तो उनका ग्रामर में बहुत बुरा हाल होता था। तो आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, मुझे आंसर राइटिंग इतनी नहीं करनी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग। आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको पैटर्न समझना होगा पेपर का, पेपर 2 का, कि 300 वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। आपने आर्ग्यूमेंट में कैसा पैटर्न फॉलो करना है, आपने रिपोर्ट में कैसे लिखनी है चीजें, पैटर्न। सो दैट पैटर्न आपको वो इनकलकेट करना पड़ेगा। बट ये वाला जो गेम चेंजर है, ये आपके लिए बहुत काम कर सकता है। आपने ग्रामर के लिए काम करना शुरू कर देना है। कॉम्प्रीहेंशन के तरीके होते हैं, आपने वो फॉलो कर देने हैं। जैसे एक कॉम्प्रीहेंशन का एक सवाल है, उसमें आपको बड़ी मुश्किल से 1 या 2 वर्ड्स, 1 या 2 लाइंस में ही आप लिख सकते हो, लेकिन देन ऑल्सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 लाइंस, कि किस तरीके से आप उसको चेंज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसने पूरा कॉपी पेस्ट या वहीं से चीजें नहीं उठाई, कुछ थोड़ा सा अपने में भी, अपने दिमाग से भी उसने कुछ अपनी लैंग्वेज में वो चीजें लिखी हैं। कॉम्प्रीहेंशन की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, प्रेसी राइटिंग की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो आपको जो काम करना है वो मेजरली इस एरिया में काम करना है। अगर आपने इस एरिया में काम कर लिया, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो, बिकॉज यहाँ पे तो आई बिलीव कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं। यू हैव कंटेंट ऑल्सो, योर राइटिंग स्पीड इज ऑल्सो गुड। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन एरियाज में, ये जो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी, आई होप आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बहुत अच्छी चीज़ है। लक्ष्मीकांत ही बहुत सफिशिएंट है। 2020 में पार्लियामेंट के अच्छे खासे सवाल आए थे, लक्ष्मीकांत से ही सवाल आए थे। सो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पॉलिटी, हिस्ट्री, थीम्स पढ़ लीजिए। साइंस में एनसीईआरटी ही देखते रहना है, बार बार उसी को ही देखिए। उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट्स इट, बहुत सफिशिएंट है। उसके अलावा वी हैव मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में आप को मैंने टॉपिक्स बता दिए।
और रीजनिंग के भी टॉपिक बता दिए, बस इनको गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके अलावा पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपने जो करंट अफेयर है, सॉरी पेपर 1 में ही करंट अफेयर है, उसकी अप्रोच मैंने बहुत डिटेल तरीके से बता दी। और पेपर 2 जो है उसमें आपने आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ऑल गुड टू गो। एटलीस्ट आप आंसर्स ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिए कि मतलब मैं 10, 15, 20, 25 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। आपने बेस्ट ये करना है कि आपने पैटर्न समझ लेना है एंड फिर उसके बाद फुल फ्लैश टेस्ट देना शुरू कर देना है। और जो दूसरा है जो कि गेम चेंजर है पेपर 2 में आपके लिए, दैट इज ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसे राइटिंग। दैट इज इट फॉर द क्लियरिंग द CAPF AC एग्जाम फॉर द सिविल एस्पिरेंट, ठीक है। सो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अब देखिए तो बेस्ट आप यही कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, पेपर 1 एंड पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर यू, ताकि आपको 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आइडिया, माइंडसेट तैयार हो जाए। और दूसरा पेपर 2 को भी जब आप फुल फ्लेज सॉल्व करेंगे, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर एंड कॉन्फिडेंस फॉर क्लियरिंग दिस CAPF AC एग्जाम, ठीक है। नो डाउट 95% जो होते हैं कैंडिडेट्स वो सिविल एस्पिरेंट से ही CAPF टॉपर्स बनते हैं, नो डाउट, उसमें से ही हंड्रेड्स में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन बाकी जो सिविल एस्पिरेंट जो पेपर देते हैं, कट ऑफ कहीं ना कहीं निकल जाती है या नहीं भी निकल पाती, उनका क्या? तो उनको इधर से एम्फसाइज करना है, यहां से एम्फसाइज करना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन वर्किंग रियली हार्ड। दिस इज बिकॉज इट इज यूपीएससी जो उसने नोटिफिकेशन निकाला है वो करके दिखाता है, वो अपना प्रोसेस पूरा करेगा। तो आप भी इतना इंश्योर कीजिए कि यू डू योर प्रोसेस, यू कीप ऑन वर्किंग, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस है, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउअडेज। जस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे। जय हिंद।